बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो आज इसको शुरू करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या है, इसको की डेफिनेशन क्या है और इसमें एसेंशियल्स क्या हैं और कंडीशंस क्या हैं होल्डर टू बी एक होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए। एक होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए उसकी कंडीशंस क्या हैं और इसके बाद उसकी राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ ए होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो उसके राइट क्या हैं और उसको फायदे क्या हैं, प्रिविलेजेस क्या हैं, वो आज हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में है होल्डर इन ड्यू कोर्स द होल्डर ऑफ ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक मींस एनी पर्सन। तो होल्डर का मतलब है एक होल्डर ऑफ ए प्रोमिसरी नोट के जिसके पास प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, तो वो शख्स मींस एनी पर्सन any person entitled in his own name to the possession entitled in his own name to the possession thereof and to receive the amount due। इसका मतलब है होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब है कि एक कोई भी शख्स जो कि राइट रखता है अपने नाम से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को अपने नाम से रखने का एक हक रखता है, इंटाइटल है, और अपने कब्जे में भी रखता है। टू रिसीव द अमाउंट ड्यू, वो रकम हासिल करने के लिए जो कि ड्यू है, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो ड्यू अमाउंट है वो रिसीव करने का हक रखता है वो शख्स, एनी पर्सन, जो कि जिसके पास ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये चेक है। तो मींस वो शख्स जो कि इंटाइटल होता है अपने नाम से उसको कब्जे में रखने का, कि वो उसके अंदर जो अमाउंट ड्यू है, जिस तारीख को वो कैश होने हैं, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, तो वो रिसीव कर सके। टू रिसीव ड्यू अमाउंट। ये ऐसे ही है, इसकी मिसाल थोड़ी सी बयान देता हूं कि एक बंदे के पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वो चेक की सूरत में है, तो चेक उसने अपने किसी सब एजेंट को दे दिया कि यार ये आप रख लो, इस तारीख को जो है कैश करवा लेना। तो वो उस नाम से जो है इंटाइटल हो गया कि जी मुझे उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया है किसी भी रीजन की वजह से, तो वो एक सब एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। इसमें होल्डर इन ड्यू कोर्स में वो जो लेने वाला है, वो रिसीव करने वाला ओरिजिनल बंदा और हो सकता है, लेकिन जब इसके कब्जे में आ गया तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया। ये चाहे तो वो रिसीव कर ले उस अमाउंट पे, उसके अंदर जो ड्यू अमाउंट है, जो रकम लेनी है, वो लेने का हकदार बन जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स में। जब इसके पास वो आ गया है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ गया, किसी ने दे दिया कि यार ये मेरे पास पैसे नहीं है, ये मेरे पास इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है, ये आप जो है इस डेट को कैश करवा देना, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा। मतलब एक सब एजेंट हो जाएगा उस बंदे का जिसने पहले रिसीव किया या जिसके नाम से वो बना है, या जिसने ये ऑप्शन उसमें रखी थी कि मैं या मेरा कोई भी एजेंट जो है इसको कैश करवा सकता है। तो वो होल्डर जो दूसरा जो पर्सन होगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा, मींस एनी पर्सन। आप किसी भी शख्स को जो है इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं कि आप जाके
रिसीव अमाउंट, वो जो ड्यू है उसके अंदर। तो ये एक इंट्रोडक्शन है होल्डर एंड ड्यू कोर्स का। रेलिवेंट प्रोविजंस हैं इसमें सेक्शन 8 और 9 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसको जो डील करते हैं सेक्शन 8 और 9 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 न्यू 1881 1881 का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसका सेक्शन 8 और 9 जो है इसको डील करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी दी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 तरह की उन्होंने डेफिनेशंस में दी हैं। तो सेक्शन 8 की डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ ए होल्डर। वैसे होल्डर का मतलब यही है जिसके हाथ में है चीज, जिसने होल्ड की हुई है, इसका मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसके पास है वो होल्डर ही कहलाएगा। तो ये इसका इंट्रोडक्शन। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं सेक्शन 8 में है डेफिनेशन ऑफ होल्डर। डेफिनेशन according to section 8। तो सेक्शन 8 क्या कहता है? होल्डर ऑफ ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक मींस पे। उसका उन्होंने मतलब ये बता दिया, जिसके पास प्रोमिसरी नोट है तो वो पे ही है, जिसको पैसे अदा होने हैं। ये इंडोर्स ही है, जिसने जाके बैंक में इंडोर्स करवाना है और उसके ऊपर अमाउंट हासिल करनी है, तो उसका मतलब उन्होंने मींस पे means pay या इंडोर्सी। चेक में इंडोर्सी होता है जो इंडोर्स करवाता है, और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट उसमें पे ही होता है। तो वो उन्होंने इसको पे और इंडोर्सी के नाम से होल्डर कहा है। होल्डर ऑफ ए प्रोमिसरी नोट मींस bill of exchange or check means payee or endorsee who is in possession of it, जिसके पास इन इंस्ट्रूमेंट का कब्जा है। होल्डर का मतलब है who is in possession of it, जो इसको अपने कब्जे में रखता है। who is in possession of it, तो वो शख्स होल्डर है जो कि कब्जा रखता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो पे ही है, इंडोर्सी है, तो उसको उन्होंने होल्डर की डेफिनेशन में दे दिया है। Who is in possession of it are the barrier, तो बैरियर भी वही होता है जो कि उसको हासिल करके अपने पास रखता है, अपने को उठा के लेके जाता है बैंक में, तो उसको बैरियर कहते हैं, जो उसको लेके फिर रहा होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, ये मेरे पास है और मैंने इससे पैसे वसूल करने हैं। बट इट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन इसमें शामिल नहीं है बेनिफिशियल ऑनर क्लेमिंग थ्रू ए बेनामीदार। तो बेनामीदार जो है वो इसमें नहीं आता। बट इट डज नॉट इंक्लूड ए बेनिफिशियल ऑनर, तो इसमें बेनिफिशियल ऑनर जो है वो शामिल नहीं है। बेनिफिशियल ऑनर क्लेमिंग थ्रू बेनामीदार, बेनामीदार के थ्रू उसने जो भी चीज हासिल की है वो इस होल्डर की डेफिनेशन में नहीं आता। नॉट इंक्लूड बेनामीदार या बेनिफिशियरी एंड ऑनर, वो जो है बेनिफिशियरी ऑनर जो है जो उससे बेनिफिट हासिल कर सकता है वो इसमें शामिल नहीं है थ्रू बेनामीदार। तो ये इसकी डेफिनेशन भी आसान सी है। तो इसके बाद अब देखते हैं इसके एसेंशियल्स हैं सेक्शन 8 के। अब इसके एसेंशियल्स देखते हैं, इससे मजीद आपको इसका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाना है। इसके एसेंशियल्स क्या हैं और उसके बाद हम देखते हैं
सेक्शन 9 को। तो कंडीशंस टू बी ए होल्डर, तो उसकी कंडीशंस हैं एसेंशियल, इसकी कंडीशंस हैं कि किन कंडीशंस में जो है एक होल्डर बनता है, उसकी कंडीशंस क्या है। उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि इन कंडीशंस में जो है एक होल्डर बन सकता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को रखने वाला। हर बंदा नहीं होल्डर बन सकता जिसके पास हो, तो उसको ये कंडीशन जो है उसके पास होंगी तो वो एक होल्डर बनेगा। तो पहली कंडीशन है मस्ट बी इंटाइटल्ड टू द पोजेशन, तो वो इंटाइटल्ड हो, हक रखता हो उसको रखने का। कोई ऐसा शख्स इसमें शामिल नहीं होगा जिसको रास्ते में पड़े हुए मिले निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, रास्ते में पड़े हुए मिले और वो कह दे कि जी मैं इसका होल्डर बन गया हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, उसकी कंडीशंस में है कि मस्ट बी इंटाइटल्ड he must be entitled to take possession to the possession। तो उसके पास ये हक है कि वो उसको अपने पास रख सके। सबसे पहला जो है पोजेशन का है कि उसके पास रखने का हक हो। अगर किसी बंदे को रास्ते में मिले तो वो जो है होल्डर नहीं बन सकता निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। तो उसे उन्होंने कहा जिस बंदे के कब्जे में है वो हकदार भी होना चाहिए। He must be entitled to receive the amount, तो entitled to receive amount भी है, entitled to receive amount, उसको अमाउंट हासिल करने का हक भी होना चाहिए। तो he must be entitled to receive amount, तो वो अमाउंट हासिल करने का हक भी रखता हो। he must be entitled to negotiate, तो उसके पास निगोशिएशन का भी राइट होना चाहिए। तो निगोशिएट का भी इंटाइटल है, entitled to negotiate। he must be entitled to negotiate, negotiate का हक भी रखता हो और entitled to sue, entitled to sue का मतलब है कि उसके पास ये हक भी हासिल है कि वो अदालत में जाके उस बंदे के खिलाफ जो है वो दावा दायर करने का भी हक रखता हो और थ्रू कोर्ट भी हासिल करने का हक रखता हो। ये चीजें अमाउंट को, पोजेशन को या निगोशिएशन को हक रखने का, वो थ्रू सू भी उसको हक हासिल होता है कि वो जो है कोर्ट में जाके उसके खिलाफ केस करने का भी उसको हक हासिल होगा, तभी जो है वो बंदा होल्डर बनता है। कंडीशन टू बी होल्डर, तो उसकी कंडीशन में ये चार चीजें थी। उसमें पहली थी इंटाइटल्ड टू टेक पोजेशन, कि उस चीज का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन रखने का हक। उसके बाद दूसरे नंबर पर है टू रिसीव अमाउंट्स, अमाउंट को है उसे वो रिसीव करने का हक रखता हुआ। ही मस्ट बी इंटाइटल्ड टू नेगोशिएट, तीसरे नंबर पर नेगोशिएट का, और चौथे नंबर पर इंटाइटल्ड टू सू, के दावा दायर करने का भी हक रखता हो। अदालत में, सिविल कोर्ट्स की अदालत में जाके केस भी दायर करने का हक रखता हो, सिविल सूट दायर करने का कि मेरा हक था और मैंने इस तरह है होल्डर हूं। तो ये उसकी कंडीशंस थी। अब डेफिनेशन ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो वो था होल्डर। अब जो है डेफिनेशन है होल्डर इन ड्यू कोर्स, कि होल्डर कौन है, अब होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है। तो उसकी डेफिनेशन उन्होंने बता दी है। डेफिनेशन इन होल्डर इन ड्यू कोर्स, इसको सेक्शन 9 के रूप में जो है इसको एक्सप्लेन किया गया है, सेक्शन 9। तो ये इसकी डेफिनेशन है, उसमें होल्डर की थी, होल्डर क्या है और होल्डर की कंडीशंस क्या है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स मींस एनी पर्सन हु फॉर कंसीडरेशन बिकम्स द पोजेसर ऑफ ए प्रोमिसरी नोट। तो यहाँ पे एक चीज का इजाफा किया गया है। तो होल्डर जो था वो बेसिकली कब्जा रखने वाला था, बैरियर था, पे ही था जिसको अमाउंट मिल सकती थी। तो उन्होंने कहा है कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स का में उस वक्त आता है जब वो किसी कंसीडरेशन के थ्रू जो है उसका
पोजेसर बन जाता है, पोजेसर उसको कब्जे में रखने वाला मालिक बन जाता है, पोजेसर बन जाता है। तो जब तक वो कंसीडरेशन में नहीं आता, कंसीडरेशन के थ्रू हासिल नहीं करता, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेगा। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स मींस एनी पर्सन, इसमें भी कोई भी शख्स जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स हो सकता है। मींस एनी पर्सन who for consideration, जो के consideration कोई लेन देन के थ्रू जो है, किसी भी कंसिडरेशन के थ्रू जो है उसने वो चेक से या वो ले लिए हैं, वो किसी और बंदे के थे उसने ले लिए हैं प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो कंसिडरेशन में वो लाजमी आया है तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बना है। Consideration becomes the possessor of promissory note, bill of exchange. Who for consideration becomes possessor. Becomes possessor of promissory note, bill of exchange and check. ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रोमिसरी नोट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, चेक हो गया। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन तकरीबन कंप्लीट हो जाती है कि वो शख्स जो कंसिडरेशन के थ्रू जो है इस काबिल बन जाता है कि वो इन चीज़ों को अपने पास रख सके। किसी भी लेन देन में जो है उसको उस बंदे ने पैसे नहीं दिए, उन्होंने अपने बिल ऑफ एक्सचेंज उठा दिए कि यार मैंने इस बंदे से ये पैसे लेने थे, ये आप कैश करवा लेना, या उससे प्रोमिसरी नोट उठा के दे देते हैं कि यार ये मुझे अगले महीने पैसे मिल जाएंगे, आप कैश ले लेना, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है। और चेक इफ पेएबल टू बेरियर और द पेई, अगर वो जो है प्रोमिसरी नोट अगर इस काबिल पेएबल टू बेरियर है, अगर वो प्रोमिसरी नोट में ये कंडीशन दी हुई है प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज में कि वो बेरियर जो उसको उठाने वाला है उसको कैश मिल सकता है, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स को उसी वक्त मालिक बना देता है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी सेक्शन 9 में। इसके बाद कंडीशंस टू बी होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो इसकी कंडीशंस भी देखते हैं। तो अच्छा, इसके बाद definition Black Lord Dictionary, a person who in good faith has given values for a negotiable instrument that is complete and accurate on its face, is not overdue and to the possessor knowledge has not been dishonored। तो उसी definition को ही रखें, वो बड़ी उन्होंने जो सेक्शन 9 में दिया वो ठीक किया तकरीबन उन्होंने जो दी है, तो मजीद दूसरी definition की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें है कंडीशंस कि वो कैसे जो है जो होल्डर जो है बन सकता है, कंडीशन उसकी क्या है। कंडीशंस, तो उसमें पहली कंडीशन यही है, होल्डर ऑफ नाउ फर्स्ट पे फॉलोइंग आर द कंडीशंस टू बी होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए उसको कंडीशंस में सबसे पहली है कि वो होल्डर हो, उसके पास उसका पोजेशन हो उन चीजों का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट का, चेक का जो है वो पोजेशन हो। उसके बाद वो होल्डर हो। होल्डर इन ड्यू कोर्स मस्ट बी एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट एंड इज ऑन नेम अंडर ए लीगल टाइटल। जो लीगल टाइटल है उसके पास उसका कब्जा होना चाहिए, पोजेशन होना चाहिए। इसके बाद लॉफुल कंसीडरेशन है कि उसने जिस तरीके से हासिल किया वो बामुताबिक कानून हो, लॉफुल कंसीडरेशन के तहत ही वो मालिक बना हो, किसी का चोरी ना किया हो, किसी से फ्रॉड करके हासिल ना किया हो, लॉफुल कंसीडरेशन के तहत हो कि उसने किसी को मटेरियल भिजवा दिया,
उसकी शॉप थी, उसने दुकान पे या सामान भिजवा दिया और उससे पेमेंट्स जब लेने के लिए गया तो उसने कहा ये मेरे पास प्रोमिसरी नोट है, ये इनके ऊपर ये कंडीशन है कि इसको लेके जाएंगे तो उसी टाइम ही कैश हो जाएंगे, जिसके कब्जे में होंगे उसी टाइम ही कैश हो जाएंगे। तो वो उस टाइम जो है मतलब लाफुल कंसीडरेशन में आ जाता है कि वो वसूल करता है और उस डेट को जाके कैश करवा लेता है जो डेट उसके अंदर मेंशन होती है। नंबर 3 पे है कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट है वो कंप्लीट हो, उसके अंदर किसी किस्म की कोई गलती ना हो जिसकी वजह से वो कैश ना हो सके, तो उसको मुकम्मल तौर पर कंप्लीट होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट को। अगर वो कंप्लीट नहीं है तो जाहिर है उसका मालिक जो पहला था वो भी कंप्लीट मालिक नहीं बन सकता, तो उस दूसरे बंदे को कैसे वो दे सकता है। तो इसीलिए कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट को मुकम्मल तौर पर सही होना चाहिए। बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है उसके पास उस टाइम आ जाए जब उसकी अभी मैच्योरिटी डेट रहती हो, उसको कैश करवाने का उसके अंदर वक्त हो। ये ना हो कि उसका कैश करवाने का टाइम गुजर गया, आप 2 साल के बाद उसको दे रहे हैं कि ये लें जी आप इसको कैश करवा लेना, तो वो बिफोर मैच्योरिटी होना चाहिए। बिफोर मैच्योरिटी। Before maturity, maturity M-A-T-U-R, यहाँ पे T आना था U-R-I-T-Y, before maturity। तो maturity से पहले का होना चाहिए, ये ना हो 2 साल बाद का हो। इसके बाद नंबर 5 पे जो इसकी कंडीशन है वो गुड फेथ में है। आपने इस नियत से दिया है कि वाकई ये कैश हो जाएगा, आपने उसके साथ फ्रॉड नहीं किया। जिस बंदे को आप इंस्ट्रूमेंट्स दे रहे हैं वो अच्छी नियत के साथ दे रहे हैं कि वाकई ये कैश होने वाले हैं और आप जाके कैश करवा लें। आपकी नियत ठीक होनी चाहिए। जो होल्डर है वो लेने वाला भी गुड फेथ के साथ लेके ठीक है जी मैंने इससे पैसे लेने हैं तो मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स मस्ट गेट द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ अंडर द बिलीफ दैट द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर इज नॉट डिफेक्टिव। तो गुड फेथ के साथ जो है उसने ये वसूल करना है। तो इसके बाद राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ ए होल्डर। तो राइट्स देखते हैं क्या राइट्स हैं और प्रिविलेजेस हैं होल्डर को। Rights and privileges of a holder in due course. Privileges holder and due course. So rights or privileges of a holder in due course है, following are the rights and privileges of a holder in due course। तो उसमें है better title, नंबर 1 पे है a holder in due course gets better title than the transferor, while a holder cannot get a better title। जबकि होल्डर जो है वो अच्छा टाइटल नहीं वसूल कर सकता, जबकि होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है वो एक अच्छा टाइटल हासिल कर सकता है, इसके थ्रू बेटर टाइटल है। तो उसकी एग्जांपल भी दी है better title। Following are the examples of defective title। तो उन्होंने कहा better title हासिल कर सकता है, ना कि वो एक defective title जो है इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो एक better title हासिल कर सकता है, ना कि वो fraud portion या unlawful means या illegal consideration या undue influence के थ्रू जो है ये टाइटल हासिल करता है। लेकिन इन्होंने कहा जो भी
इसमें वसूल करने वाला है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, वो एक बेटर टाइटल हासिल करता है बनिस्बत के किसी और तरीके से जो है वो ले। तो इसके बाद है ट्रांसफर ऑफ ए गुड टाइटल। तो वो द होल्डर इन ड्यू कोर्स आल्सो ट्रांसफर्स ए गुड टाइटल टू द सबसीक्वेंट होल्डर। तो जो लेने वाला है वो खुद भी बजाते खुद भी जो है एक सब एजेंट के तौर पर होता है, लेकिन उसके पास ये राइट भी है वो आगे भी किसी को ट्रांसफर कर सकता है। नंबर 2 पे ट्रांसफर ऑफ गुड टाइटल। अगर वो गुड टाइटल है तो वो ट्रांसफर भी हो सकता है आगे। उसके ट्रांसफर उसने भी किसी और के पैसे देने होंगे, वही जाके जो है किसी और को दे दे कि भाई ये आपके कब्जे में, ये मेरे पास मुझे उस दुकानदार ने दिया था, ये इस तारीख को कैश होना है, तो वो उसमें वो आगे भी किसी बंदे को ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसफर ऑफ गुड टाइटल। नंबर 3 पे है incomplete stamped instrument. If unstamped instrument is transferred to the holder in due course, he can claim the whole amount. तो वो क्लेम कर सकता है whole amount को, उसके पास ये भी राइट है। अगर incomplete stamped instrument उसके पास आ गया है तो उसके पास राइट भी है, प्रिविलेजेस भी है कि वो उसको incomplete stamped instrument तो इनकम्प्लीट स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट को जो है वो इस ट्रांसफर टू द होल्डर इन ड्यू, तो ही कैन क्लेम द होल अमाउंट। तो वो उसका अगर इनकम्प्लीट स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट आ गया उसके पास तो वो पूरी की पूरी अमाउंट जो है वो क्लेम कर सकता है कि ये भाई अपना इंस्ट्रूमेंट वापस लो और मेरी रकम दे दो मुझे। तो वो क्लेम कर सकता है अपने इंस्ट्रूमेंट को, अपनी जो है अमाउंट को जो उसके पास ड्यू होती है, जिसके लिए वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बना है, तो वो जो है क्लेम जो है अपनी अमाउंट जो है तो मुकम्मल क्लेम कर सकता है। तो फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। नंबर 4 पे है फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट। तो वो हर किसी भी डिफेक्ट से फ्री है जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। एज अ इंस्ट्रूमेंट पासेस थ्रू द हैंड्स ऑफ ए holder in due course to the subsequent holders, it becomes free from all defects. So validity of instrument number 5 पे है validity number 5 पे है validity of instrument। validity of instrument के executor of a negotiable instrument and acceptor of a bill of exchange for the owner of the drawers cannot deny the validity। तो जिससे उसने वसूल किया है वो डिनाई नहीं कर सकता उसकी वैलिडिटी पे कि नहीं कि ये गलत नहीं हो सकता। अगर वो गलत साबित कर देता है तो वो अपनी अमाउंट जो है वो जैसे पीछे है कि वो अपनी अमाउंट जो है वो क्लेम कर सकता है अगर उसके अंदर कोई भी किसी किस्म का डिफेक्ट आया। तो इसीलिए उन्होंने कह दिया कि एक वैलिडिटी है इंस्ट्रूमेंट की, उसको कानून ने अलाउ किया हुआ है, उसको इजाजत है कि वो जो है इंस्ट्रूमेंट एक बंदे से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास चल सके, तो उसको वैलिडिटी है इंस्ट्रूमेंट को। नंबर 5 था। नंबर 6 पे है फिक्टिशियस बिल। जो फिक्टिशियस है बिल, an acceptor of a bill of exchange drawn in a fictitious name and payable to the buyer's order is not exempted from liability। तो अगर किसी ने वो बिल जो है किसी फिक्टिशियस नाम के साथ दे दिया, गलत बयानी करके दे दिया है, तो उसके पास राइट है कि वो जो है उसके पास राइट है। और तो फिक्टिशियस अगर नाम से आ गया तो उसके पास राइट है जो कोर्स बाय रीजन एंड सच नेम बीइंग फिक्टिशियस वन के वो उसको जो है एग्जेम्प्ट करवा दे, लायबिलिटी से जो है एग्जेम्प्ट करवा दे। तो फिक्टिशियस
क्योंकि अगर गलत नाम से आ गया तो वो जो है उसको एग्जाम्प्ट करवा सकता है लायबिलिटी से कि भाई ये वापस लो और जो है मुझे पैसे दे दो। तो इसके बाद नंबर 7 पे है कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट। नंबर 7 पे कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट। Number 6, fictitious. Fictitious bill. Number 7 पे है इज नॉट एग्जाम्प्ट। फिक्टिशियस बिल में है कि अगर कोई गलत नाम से दे देता है तो एग्जाम्प्ट नहीं होगा, इज नॉट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम लायबिलिटी। तो फिक्टिशियस बिल जो है, फिक्टिशियस नेम से बिल अगर इशू हो गया तो वो एग्जाम्प्ट नहीं हो गया, पहला बंदा जिसने जारी किया है लायबिलिटी से, इज नॉट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम लायबिलिटी। वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता कि मुझे गलत बयानी करके देके जाए, फिक्टिशियस नाम के साथ बिल जो है देके जाए और वो जो है बाद में कहे कि मैंने तो दे दिया था, बाकी का नहीं कैश हुआ, लेकिन उसके ऊपर लायबिलिटी सारी आएंगी, वो एग्जाम्प्ट नहीं है जो उसको देने वाला है लायबिलिटीज। तो वो जो है एग्जाम्प्ट नहीं है, इज नॉट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम लायबिलिटी। लायबिलिटी से नंबर 7 पे है, 6 के बाद नंबर 7 पे है कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट। नंबर 7 पे है कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट। कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट अच्छा, व्हेन वन इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड फॉर स्पेशल पर्पस, जब एक इंस्ट्रूमेंट डिलीवर किया गया किसी स्पेशल पर्पस एंड नॉट फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, दिस डज नॉट इफेक्ट द होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो इस तरह का जो है वो इफेक्ट नहीं करेगा होल्डर को इन ड्यू कोर्स, जिसमें उसकी ट्रांसफर का जो है उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट से जो है उसको प्रिविलेजेस है कि इस तरह का जो है वापस करना पड़ेगा उसको, अगर वो कंडीशनल आ गया है तो इसमें जो है उसको वापस देना पड़ेगा होल्डर एंड ड्यू कोर्स, इससे जो है इफेक्ट नहीं होगा। तो इसके बाद स्पेस इनकैपेसिटी नंबर 8 पे है पेज इनकैपेसिटी। पेज मेकर ऑफ नोट, जिसने भी वो नोट बना के दिया है, एक्सेप्टर ऑफ बिल पेबल ऑर्डर कैन नॉट डिनाई द पेज कैपेसिटी। तो वो डिनाई नहीं कर सकता पेज की कैपेसिटी को कि उसके पास देने की हैसियत ही नहीं है। तो ये इसमें नहीं होगा, जिसको आपने बिल दे दिया तो उसको पूरी अमाउंट भी देनी पड़ेगी। तो पेज की कैपेसिटी जो है इसमें उसकी जिम्मेदारी होगी मेकर की, जिसने वो बना के दिया है। इसके बाद कैपेसिटी ऑफ प्रायर पार्टी नंबर 9 पे है कैपेसिटी ऑफ प्रायर पार्टी। तो ये लास्ट पॉइंट कैपेसिटी of prior party. So no endorser of a negotiable instrument shall in a suit thereon by a subsequent holder be permitted to deny the signature or capacity to contract for any prior
पार्टी टू दीज टू हैं। तो प्रायर पार्टी चलें इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, कैपेसिटी को नेक्स्ट टाइम देख लेंगे क्या कहता है। तो इस टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं ऑर्डर एंड ड्यू कोर्स में।